खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरफ मीद बड्डी सबर, मैं हूँ सईद काजी। कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी हमारे साथ, मगर पहले रैंडम ताहयात ना अहली इस हफ्ते क्राइम यही बताते हैं कि ख़त्म होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से इंसाफ का आजकल पूरा रुख जो है वो एक ही समत में है। मौलाना फजल रहमान बार बार इंतखाब में ताख़ीर की बात क्यों कर रहे हैं? हल्की फुल्की बातें और तरफ से भी आई हैं, मगर लगता ये है कि शायद वक्त पे होंगे, या मगर होंगे, ये हम कह सकते हैं। 2024 के इंतखाबात के बाद क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी? बहुत बड़ा सवालिया निशान मीशत को देखते हुए, सियासत को, पोलराइजेशन को, इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोड शेडिंग सर्दियों में आके दामनगीर हुई। और आज मेरे घर में भट्टी साहब, मैं बता नहीं सकता कि मैं गिन नहीं सका कितनी दफ़ा बिजली गई थी। इस पर बात करेंगे, मगर पहले मेहमानों का तारफ़ करवा। इंतज़ार हुसैन पंजोथा माहिर कानून हैं, उनसे बात करते हैं। दूसरे माहिर कानून हमारे साथ हाफिज़ एहसान अहमद भी हैं। बहुत शुक्रिया इंतज़ार हुसैन साहब। मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। तो जिस अब रिमार्क्स से कुछ वी कैन नॉट मेक आउट सम ऑल फ्राम दी रिमार्क्स जो जजेस साहिबान देते हैं। आम तौर पर वो हकीकत को सामने लाने के लिए शायद क्वेरीज होती हैं, लेकिन क्राइन बताते हैं कि मियाँ साहब इंशाल्लाह अहल हो जाएंगे। व्हाट इज़ योर सेंस इन दिस रिगार्ड सर? देखिए जी, हम तो इस प्रोपोजिशन से बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि मियाँ साहब को जो लीग उनकी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 62(1)(f में हुई है। और 62(1)(f के ऊपर जो प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो बड़ी वाज़ेह है कि ये अगर इसमें कोई ड्यूरेशन अगर मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है फॉर लाइफ है। तो उन जजमेंट्स को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर इस न्यायालय को ख़त्म किया जाना या इसके ऊपर जजमेंट आना वो बिल्कुल आइन की जो बुनियादी रूह है उसके खिलाफ होगा। और आइन की बाकी तमाम शिकों को जिस तरह से पहले वायलेट किया गया है, ख़ास तौर पर इलेक्शन से मुतल्लिक, तो अगर इसको भी कर दिया जाएगा। और आज रिमार्क्स जैसे आपने कहा वो बिल्कुल इस तरह नहीं होते, लेकिन जो स्पेसिफिकली एक चीज़ आइन के अंदर मौजूद है सादिक और अमीन की, तो उसके ऊपर इस किस्म के रिमार्क्स आना भी कुछ अच्छी वाइब्स तो नहीं आ रही। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी हमारी जो टीम है वो इंशाल्लाह इसको कंटेस्ट करेगी। जी बड़ी साहब, एहसान साहब, हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ हैं। हाफिज़ एहसान साहब अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। काई साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। एहसान भाई थैंक यू। हाफिज़ साहब सिर्फ हमारी ये रहनुमाई फरमाएं, माजी में अगर कुछ गलत होता रहा तो वो भी यकीनन गलत था, गलत नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट सबसे ज़रूरी हैं। जो आजकल सूरत हाल चल रही है किसी एक सियासी जमात के साथ, डू यू थिंक ये साफ शफाफ इलेक्शन होंगे और इसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? भट्टी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अगर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को देखा जाए या पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा जाए तो हर दफ़ा इसी तरह हम इन चीज़ों का रोना रोते हैं और फिर हम एक उम्मीद के साथ अगले प्रोसेस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा माजी इतना गलत हो जाता है कि हमारा मुस्तकबिल जो है वो उसकी जद के अंदर आ जाता है। अगर आप 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 2023 तक आएँ कि किस तरह इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो था वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ टेन्योर्स के अंदर इसको अपने मुताबिक इस्तेमाल किया गया और उसके अंदर हमारी जुडिशरी जो है उसने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। और उसका रिज़ल्ट्स ये निकला गया है कि हमारी जितनी भी जजमेंट्स अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैं उसके अंदर ही अपना कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी आ गई हैं कि हम खुद बैठ के सोचते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ और आप एज ए एनालिस्ट हैं कि किस चीज़ पे हम यकीन करें, कि कौन सी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है कि हम उस पर रिलाई करें। आप एक प्रोपोजिशन उसके अंदर डाल दें तो आपको एक सीरीज ऑफ जजमेंट्स उसी तरह की निकल आएगी। आप उसी प्रोपोजिशंस को दूसरी तरफ डाल दें तो उसी तरह वो दूसरी तरफ भी एक सीरीज निकल आएगी। चूँकि बुनियादी चीज़ ये है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशंस के अंदर हम ज़्यादा चले गए हैं और उसके अंदर हमारी डिस्क्रिशन या हालात या मौका जो है वो हमारे लॉ के ऊपर और हमारी जजमेंट्स के ऊपर गालिब आ गया है। अब अगर इन दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए, एक जो आज वाला केस है और एक जिसकी तरफ आपने इशारा किया है पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, अगर हम सिर्फ अमेंडमेंट्स की तरफ आ जाएं तो अगर 62, 63 का जिक्र किया जाए तो ये जो सादिक और अमीन वाली बात है ये पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं थी।
पाकिस्तान के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 73 था उसके अंदर 4 चीज़ें थी। एक, आपको पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए अगर आप नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली, और 30 साल आपकी सेनेट के लिए होनी चाहिए। और तीसरा उसके अंदर यह था कि आपको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है कोई ऐसी चीज़ कन्विक्टेड ना हो जिसकी वजह से आप डिस्क्वालीफाई करें। और 4 ही डिस्क्वालिफिकेशन थी कि क्या आप इंसॉल्वेंट तो नहीं है, अनसाउंड माइंड तो नहीं है, क्या आपने पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है उसको तो नहीं छोड़ा हुआ, या पाकिस्तान की सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अंदर तो आप नहीं रहे हुए और आपका 2 साल का टेन्योर आए। अब 1985 के अंदर जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने 62 के अंदर 8 नई चीज़ें डाली और 14 चीज़ें जो हैं वो हमारे 63 के अंदर डाली गई। अब जब हुआ ये कि 2010 के अंदर 18वीं तरमीम आई तो उसके अंदर इन सारी चीज़ों को इंटैक्ट रखते हुए 2 चीज़ें कर दी गई। एक ये कर दिया गया कि 63(1)H के अंदर ऑलरेडी 5 साल थी, और जो आपका मॉरल टर्पिट्यूड है जिसमें आपकी सादिक अमीन है, ये बहुत सारी चीज़ें, उसको उन्होंने जी के अंदर अमेंड करके उसको भी उन्होंने 5 साल कर दिया। क्लाइमैक्स इस चीज़ का उस वक्त आया कि जब पनामा की एक जजमेंट आई और पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा 62(1)F के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर को जब आपने घर भिजवाया तो उसके बाद 2 जजमेंट्स आई। एक जजमेंट आई 2018 के अंदर आई जिस जजमेंट का जिक्र किया जा रहा है कि 5 मेंबर्स बेंच था, उन्होंने कहा कि 62(1)F के अंदर चूंकि डिक्लेरेशन का जिक्र है और मियाद का जिक्र नहीं है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि जितनी देर तक डिक्लेरेशन जो है वो मौजूद रहेगा उतनी देर तक जो है वो शख्स जो है वो डिस्क्वालीफाई रहेगा, और उसका रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया। उसके बाद इसी अकामा, इसी प्रोपोजिशन के ऊपर ख्वाजा आसिफ की जजमेंट आई, और ख्वाजा आसिफ उसी अकामा की बुनियाद के ऊपर जिसको 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)F के अंदर फारिग किया, उसको ख्वाजा आसिफ को उस केस के अंदर छोड़ दिया गया। उसके बाद इसी 62(1)F के अंदर जब मिसडिक्लेरेशन वाला केस आया तो फैसल वाडा का जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नहीं, इसके अंदर सिर्फ जो मियाद है, चूँकि आप इस पे अपने एक्ट्स पे रिपेंटेंस की आपने, तो हम इसको आप कौमी असम्बली की हद तक रखते हैं और सेनेट से आप रिज़ाइन कर दें। अब वही जज जो है वो 2018 की भी जजमेंट लिख रहे हैं, वही जजमेंट 2019 की भी लिख रहे हैं और वही 2021 भी लिख रहे हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन चूँकि हमारे पॉलिटिकल कल्चर्स के अंदर रच बस गई है और हमारा जो एलिवेशन का प्रोसेस भी इस तरह का हो गया है, तो हम इस तरह की क्वेश्चन डिबेट्स में जाके और हम ये कहते हैं। अब ये है कि 7 मेंबर्स बेंच एक बने, जो मर्जी फैसला इस चीज़ के अंदर कर दे, लेकिन फैसला ये आना चाहिए इस चीज़ के अंदर कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मियाद का जिक्र नहीं है, बड़ी वजाहत से सुप्रीम कोर्ट एहसान भाई दे सकती है। 232 के एहसान भाई आपने बड़ी वजाहत से बड़ी तशरीह खूबसूरत अंदाज में की और दोनों पहलुओं को आपने सामने रखा, मगर मैं थोड़ा सा ज़रा कानून से हट के एक बात पंजोता साहब आपकी तरफ लेके आना चाहता हूँ कि ये तो चले है, ये डाइकोटमी है या कॉन्फ्लिक्टिंग जो इंटरप्रिटेशन लॉ। फिर भट्टी साहब का जो सवाल है पॉलिटिकल प्रोसेस में, उस पर जरूर मैं जरूर आपको पूरा टाइम दूंगा। पंजोता साहब हमारे साथ हैं। जी 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 पंजोता साहब, अच्छा ये बताएं कि मैं एक लॉ के हिसाब से भी और वैसे भी कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं या वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के, और अकामा चूंकि वर्क परमिट को कहते हैं, मैं वहां एक अखबार में नौकरी करता रहा हूं, मेरे पास भी था, तो क्या आप बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बार नहीं करता? और फिर या आप डिक्लेयर करें बिकॉज आप तो हल्फ पे हैं, आप इस मुल्क के राज, इस मुल्क की सिक्योरिटी, तो कैन यू मेंटेन 2 जॉब्स व्हाइल ऑक्यूपाइंग 2 द हाईएस्ट ऑफिसेज ऑफ द लैंड? पंजोता साहब सर यही तो मसला है। देखिए जी, यहाँ पे मॉरलिटी जो है ना, कानून को आप एक दफा एक तरफ कर दें, आप इखलाकियात की बात करें कि इखलाकी तौर पर ये किस मुंह के साथ आकर ये बात करते हैं और किस तरह ये आकर खड़े होकर ये कहते हैं कि जी हम सादिक और अमीन वाली डेफिनेशन पे भी पूरा उतर हैं और बाकी जो कानूनी पेचीदगी हैं वो सिर्फ हमारे लिए घड़े गई और सिर्फ हमें अकामा के ऊपर निकाला गया। बुनियादी तौर पर अगर आप पीछे जाएंगे, इनकी जो तारीख है वो तारीख ये है कि पनामा जो पेपर्स आए थे वो आप सबको मालूम है कि कैसे आए थे, वो कहाँ से लीक हुआ था। उसमें ना तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार था, ना इमरान खान का कोई उसमें रोल था या तहरीक इंसाफ का। वो एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम थी जर्नलिस्ट की जिसने उसको आउट किया, लीक किया। उसके बाद पूरी दुनिया में आपका ढंढोरा पीटा गया। आपने वो प्रॉपर्टीज वहीं से आप पहले भी जब आप मुल्क से भागते हैं वहीं जाते हैं और अभी भी आप वहीं से होके आए हैं और आज भी आप ये कह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। कितनी शर्म की बात है और कितनी अजीब बात है। इसी तरह जो आपने फरमाया कि आप मुल्क की सबसे बड़ी
जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं उसके ऊपर बैठते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले आपने करने होते हैं, लेकिन आप एक फॉरेन कंट्री के अंदर एक वर्क परमिट रखते हैं, तो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है कि जिसको आपको हर लेवल के ऊपर जो है वो एक्सप्लेन करना है। आपको बताना है कि अगर कौम की बागदौड़ आपके हाथ में दी गई थी तो आपने अपनी जाती जो आपके बेनिफिट्स हैं उनको आपने सामने रखा। और ये कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर फैसले लेने हैं, पाकिस्तान के दिफा के ऊपर फैसले लेने हैं, पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर जो चीज़ें असरअंदाज होती हैं उन सबको रेगुलेट करना है, वो किसी और मुल्क के मुलाजिम है। तो वो किस तरह इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं और वो किस तरह से अपना जो माइंड है वो उसको प्योर रख कर सिर्फ जो हमारी आवाम है 24 करोड़ आवाम इसके फायदे के लिए काम करेंगे। वो जिस मुल्क में आगे से मुलाजमत कर रहे हैं वो उनका इंटरेस्ट और बेनिफिट क्यों नहीं देखेंगे? तो यही बुनियादी सवाल है। और इसी जी आपकी बात आ गई भट्टी साहब, आपने बात करनी है और आपके बात का सवाल का जवाब एहसान भाई ने देना है। आप जरा जो बात बढ़ाना चाहते हैं। नहीं पहले एहसान भाई जवाब दे दें तो फिर मैं उनसे जी आप भट्टी साहब का एक सवाल रहता था जो आप एड्रेस करना चाहते हैं एहसान साहब। अच्छा, अब भट्टी साहब ये है, माशाल्लाह आप दोनों का जो है हम बड़े आपके सुनते हैं, आपका बड़ा रियलिस्टिक उसके अंदर एनालिसिस होता है और आपका जो सारा एनालिसिस होता है वो होता ये है कि जो आपने माजी में देखा और जो हाल के अंदर हो रहा होता है और उसकी मुस्तकबिल के अंदर आप उसकी प्रोडिक्शन करते हैं और यही एक एनालिस्ट की खूबी है कि वो किस तरह एनालाइज करता है। अब आपका जो क्वेश्चन है 2024 के अंदर होना जा रहा है उसका मैं स्टार्ट करता हूँ आपका 1970 से। 1970 के अंदर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए और पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर आया गया और उस रिज़ल्ट्स को भी आपने देखा कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के रिज़ल्ट्स को नहीं माना और मुल्क के अंदर एक क्यास और डिस्टेबलाइजेशन आई और अल्टीमेटली मुल्क अलहदा हुआ। उसके बाद 1977 का आप इलेक्शन देखें कि 1977 के इलेक्शंस के अंदर हम कुछ सीटों के ऊपर अपने लोग जो थे वो अनअपोज करवाना चाह रहे थे और उसका रिजल्ट्स आप देखें कि एक नई मूवमेंट के अंदर निकला कौमी इत्तेहाद के अंदर और मुल्क एक मार्शल लॉ की तरफ चला गया। उसके बाद 1988 का देखें कि हमने 88 के पहले जो MNA के इलेक्शन से उसके अंदर एक पार्टी आई और जब 3 दिन के बाद आया तो हमने पंजाब एक और शख्स को दिया और एक ऐसी कन्फ्रंटेशन के अंदर गए कि जो चीफ मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर को मानता भी नहीं था और उसका रिजल्ट्स आपका 90 के अंदर आया और असेंबली डिसॉल्व हुई। जब 90 के अंदर आया तो 93 के अंदर काकड़ ने उसको इंटरवीन करके जब हम फिर इलेक्शंस के अंदर गए तो पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा जो था वो लॉन्ग मार्च का एक कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 97 के अंदर आप ये देखें कि एक पार्टी जो हुकूमत के अंदर थी उसकी 14 सीट्स रह गई और वो वाइप आउट हो गई और जब हम 2002 के अंदर आए तो आपने देखा कि एक नई किंग्स पार्टी खड़ी हुई और एक मुल्क और क्राइसिस में आया और 2008 के अंदर पाकिस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने थे इस इलेक्शन का बायकॉट किया और फिर 2013 के अंदर आप देखें कि हम धरनों में गए और 18 के अंदर आप देखें कि फिर इलेक्टेड सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड के अंदर चला गया। ये है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री जो डेमोक्रेसी की बजाय पावर पे अंदर चली गई और यही रिजल्ट्स आपके 2024 के अंदर आएंगे कि जिस क्योस के अंदर हम जा रहे हैं, जिस हम डिसकम्युनिकेशंस के अंदर जा रहे हैं और अपने गुजारिश है कि टॉलरेंस हमारी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं रही, यही 2024 के अंदर आपका होगा। नहीं पॉलिटिशियन नहीं, बहुत सारी खराबियों की वजूहात और है। पॉलिटिशियन को तो हम रगड़ा लगा देते हैं और साफ़ी भी बड़े इंच वक्त है। जो आपने हिस्ट्री दी इसमें मैं 1000 प्रोग्रामों का इजाफा कर सकता हूँ। 85 में क्या हुआ, कितने पैसे लगे, किसको बुलाया, किसकी गोद से कौन जन्म लिया। माजी में अगर गलत होता रहा 18 में भी गलत हुआ होगा। अगर भाई 18 में गलत हुआ, खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराया बतौर नवाज शरीफ साहब ने, फैज़ और कमर बाजवा ने, उसी इलेक्शन में 22 में ये उस असम्बली के वज़ीर आज़म हो गए, वो जायज़ है। माजी में भी गलत होता रहा, लेकिन जो आज कर जुल्म सितम की इंतहा की जा रही है, मैं बींगे ईमानदारी से आपको पाकिस्तानी और एक जर्नलिस्ट बना रहा हूँ, मेरे लिए हर पॉलिटिशियन काबिल एहतराम है, इसका तो ना तसव्वुर भी नहीं किया था जो आज हो रहा है। तो क्या माजी में गलत होता रहा तो इसको फिर गलत करना है कि इसकी सलाह करनी चाहिए। और दूसरा अदब एहतराम के साथ चीफ जस्टिस साहब ने आज बहुत सारी बातें की। नहीं देखें, मैंने सिर्फ आपको अपने मैं आपसे एक्सपर्ट राय पूछ रहा हूँ मजीद, वो आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइंडसेट और कल्चर की बात की। अब आगे आ जाते हैं वो आते इस बात के अंदर हैं कि 250 मिलियन का एक मुल्क है,
दुनिया का 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, दुनिया का 33वां बड़ा रकबे के लिहाज से मुल्क है, दुनिया का वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, और हमारे दो तरफ जो दुश्मन है वो आपको पता है कि किस लेवल पे हमारी कॉन्स्पिरेसीज पे हम जा रहे हैं। क्या हम इसी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के अंदर या इंस्टेबिलिटी के अंदर या इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर ये मुल्क वाइबल है? ये है वो क्वेश्चन मार्क जिस पे बैठ के हमारे जितने भी बड़े हैं उन्हें फैसला मैं यही मेरा सवाल आपसे था एहसान साहब, अदब एहतराम के साथ मेरा यही सवाल था कि मुल्क में दुश्मन मुल्क भारत आपके साथ है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। अच्छा, ऐसे में अगर आप किसी भी जमात को, मुस्लिम लीग नून को कॉर्नर करके इलेक्शन कराएंगे तो डू यू थिंक उसके नताइज बेहतर आएंगे? मेरे यही गुजारिश थी आपसे। नहीं, देखना चीज ये है अच्छा, कोई भी पाकिस्तान का प्रूडेंट आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो पाकिस्तान के अंदर चाहता है कि इसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी आए, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इस एनवायरनमेंट के अंदर हम 2024 के अंदर जाएं। क्योंकि इसके अंदर जाने का मतलब ये है कि हम एक क्योस की तरफ जाएंगे और वो क्योस बढ़ता जाएगा, और उस क्योस बढ़ने की वजह जो सबसे ज़्यादा आएगी वो ये है कि आपका इस वक्त जो सबसे जो क्रशिंग पॉइंट है वो ये है कि 64% आपकी आबादी ऐसी है जो 15 से लेकर 29% तक है। वो आबादी को मैसेज क्या दे रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, या हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर बैठ के ये चीज़ें किस तरह, ये है वो क्वेश्चन मार्क। और उस क्वेश्चन मार्क के लिए ज़रूरी ये है कि सारे अपनी अपनी स्पेस से थोड़ा थोड़ा पीछे हटें, और पीछे हट के इस टेबल के अंदर आके देखें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान को हमने आगे लेके किस तरह जाना है। बहुत पॉजिटिव नोट है, आपकी बात आ गई। एहसान भाई बड़ी देर से खामोश हैं, इंतजार। हुसैन साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, ज़रा बात इधर मैं आपकी तरफ आता हूँ। सवाल मेरा स्पेसिफिक लीगल होगा। तायात नाअहली खत्म होती है तो क्या इमरान खान साहब को इसका फायदा पहुंचेगा, और क्या तरमीम किए बगैर ये नाअहली हटाई जा सकती है? पहले आपसे काई साहब माफी चाहता हूँ, तायात नाअहली खत्म हो जाएगी करना सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, बादी नजर में मेरी असेसमेंट है, ठीक है, और कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों वकला है मुझे रेस्क्यू कर लेंगे लीगल ग्राउंड्स पे। पहले पंजोता साहब आपकी तरफ आता हूँ और फिर यही सवाल हाफिज साहब आपकी तरफ लेके आऊंगा। जी पंजोता साहब। सर देखिए, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर, और बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे एग्री भी करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बगैर अमेंडमेंट के उसका आप तब्दील नहीं कर सकते। यहीं पे अभी एहसान साहब ने जिक्र किया है, पूरी उन्होंने तफसील के साथ हिस्ट्री आपके सामने रखी है। बेशक ही इसको ज़िया-उल हक ने इसके अंदर आइन के अंदर शामिल किया था, लेकिन इसको बाद में इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो इफेक्टिव हैं, जो आज भी इफेक्टिव हैं, वो जो पहले भी नहीं, इन्होंने 18वीं तरमीम भी की, उससे पहले 17वीं तरमीम भी की, तमाम तरमीम भी की। तो उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं उसको रिमूव किया? अगर रिमूव कर दिया जाता, अगर ये समझते थे कि ये एक ऐसा इम्पेडिमेंट है, एक ऐसा उनके रास्ते में रुकावट है जो हमेशा सियासतदानों के आगे आती है, तो फिर इसको चेंज कर देना चाहिए था। और अभी भी अगर आपने असूल की बात करनी है तो असूल ये है कि आप आईनी तरमीम के जरिए इसको चेंज करें। अगर आपने बेअसूलियों का एक अंबार जैसे पहले लगाया हुआ है वो लगाए रखें, तो वो फिर तो आप कुछ भी कर लें, फिर तो आप नवाज शरीफ को चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार भी कर लें, मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही है। कि आप देखें कि जिस किस्म की लूट मार हुई, जिस किस्म की तारीख है उनकी, उस तारीख के बाद 16 महीने जो उन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है, उस 16 महीने के बाद अब भी उनके पास प्लान, अगर आप पूछते हैं, कोई भी उनसे पूछता है कि आपका प्लान क्या है, कि पहले 16 महीनों में जो आपने तबाही फेरी है, अब आप क्या नया करेंगे अदर देन दिस के वो चेहरा जो है वो एक पहले एक शरीफ का था, अब दूसरे शरीफ का आ जाएगा, तब्दीली कहाँ से आएगी? तो आप क्या नया करेंगे? एक वो इकॉनमी जो 2022 अप्रैल के अंदर 6.1 की रेशो से ग्रो कर रही थी, वो इकॉनमी इस वक्त दुनिया में सबसे लोएस्ट आपकी काउंट होती है। और वो इकॉनमी जो इमर्जिंग इकॉनमीज में से आ रही थी, वो 3 साल से कंटिन्यूस उसके नंबर्स और फिगर्स बढ़ रहे थे, वो इस वक्त ऐसी तस्वीर पेश करती है जो शायद ही कोई और इस किस्म का कुछ। पंचोता साहब, आज हाफिज साहब बड़ी मुश्किल से हैं, हाफिज कुरान में इनसे भी आज चीफ। अच्छा, ये सवाल इनसे पूछ लीजिएगा दोनों नुक्तों पे, तायात नाअहली पे भी। मोहतरम फाइज और ईसा साहब को गुमशुदगी में गया तो उन्होंने इमरान रियाज का जिक्र किया, तो उन्होंने 2 और हमारे साफी भाइयों का किया, अरशद शरीफ का नहीं किया। क्या चीफ जस्टिस साहब जो अब जुल्म माजी में जो हुआ उनको सजाएं दे, करार वाकया दे, लेकिन जो अब जुल्म ज्यादती हो रही है उसको रोकना फंडामेंटल राइट में नहीं आता? क्या इंसान हम सब कीड़े मकोड़े हैं? 25 करोड़। हाफिज साहब आपसे रहनुमाई चाहिए।
अच्छा, मैं भट्टी साहब, पहले काजी साहब ने जो दो चीज़ें कही मैं उस पर ऊपर आके फिर काजी साहब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की इंटरप्रटेशन करे और अपना एक रेशो जो है उसका फैसला कर दे, तो उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से ना उसे रिडेंडेंट किया जा सकता है, ना नलिफाई किया जा सकता है, ना उसे ओवरराइड किया जा सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन उसके साथ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी ही जजमेंट को, अपने ही रेशो को रिविजिट कर ले और उसके मुतालिक एक और उससे लार्जर बेंच जो है अपना व्यू पॉइंट ले ले, तो फिर वो जो लेटेस्ट व्यू पॉइंट जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले वो लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बन जाता है। और अब इसके अंदर ये है कि जो 232 के अंदर अमेंडमेंट आई है वो इशू नहीं है। अगर समीउल्लाह बलोच वाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट ना आती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 मेंबर्स बेंच नहीं बनाना था और 232 को उन्होंने स्कॉट फ्री जाने देना था। अब वो जजमेंट आई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर 7 रुकनी बेंच समझता है कि डिक्लेरेशन जो है जितनी देर तक रहे और उसका मतलब परमानेंट है, तो हमें वो बात मान लेनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच ये कहता है कि चूंकि 62 के अंदर म्याद का जिक्र नहीं है और 63 के अंदर हर जगह 5 साल का जिक्र है, तो 5 साल से ज़्यादा म्याद नहीं होनी चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियर कट नहीं है तो फिर हमें उस बात को मान के इस बात को जो है वो इसी लेवल पर रहना चाहिए और फिर फर्दर इस कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला किया था 62(1)(f) का 5 मेंबर्स ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 मैं हवा साहब रहनुमाई चाहूंगा। अब दूसरी चीज जो है वो भट्टी साहब ने की है वो ये है। जी 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 जी, जी। बात मुकम्मल करें फिर मैं पंचोता साहब की तरफ जाता हूं। जी जी जी। अच्छा, अब भट्टी भट्टी साहब जो आपने कहा है जो फोर्स्ड अपीयरेंसेस का है ये सारा, मैं खुद उस आज प्रोसीडिंग्स के अंदर मौजूद था। अब ये है कि इस प्रोसीडिंग्स के अंदर पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा इशू है और गाहे बगाहे इस इशू को उठाया जाता है और इस इशू के अंदर कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जैजरेट की गई हैं और उसका चीफ जस्टिस ने भी जिक्र किया है। और उसका जो जस्टिस जावेद इकबाल का एक कमीशन है जिसके अंदर तकरीबन 9000 के करीब एप्लीकेशंस आई और 7000 से ज़्यादा जो है उनके फैसले आए या उनके वेयर अबाउट्स का पता चला। अब उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप देखें तो ये इशू जो है ये किसी लेवल पे अब इसको रिजॉल्व होना चाहिए, चाहे आप इसके अंदर कोई एक रेड लाइन क्रॉस कर दें लॉ की, चाहे आप अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ठीक कर दें, चाहे आप अपनी इंस्टीट्यूशनल मेकिंग के अंदर चले जाएं। और क्या आपका ये जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है जिसके अंदर आप चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो जिहाद के नाम के ऊपर मुल्क से बाहर चले गए या रियासत के खिलाफ लड़े, क्या हम उनकी भी डिसअपीयरेंसेस को कहेंगे? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजाएं होने वाली थी तो वो अदालत से भाग गए। तो ये सारे केसेस जो हैं इनको जेन्युइनली किसी जगह पे जाके अपने सिस्टम को तगड़ा करना चाहिए, इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, चाहे वो जर्नलिस्ट आए, चाहे वो पॉलिटिकल वर्कर्स आए, चाहे उसके अंदर पाकिस्तान का आत्मा आदमी आए और स्टेट आपने बड़े ध्यान में किया। मैं पंचोता साहब आपकी तरफ आता हूं, काजी साहब बहुत एहसान साहब बड़े। अच्छा पंचोता साहब मैं अब आपकी तरफ आता हूं। हमारी इतलात है, फैसला तो गैब का इल्म मुझे नहीं, हम माजी और हाल से अगले की प्रेडिक्शन करते हैं। जैसे साहब ने कहा आपके लिए अभी तो आग के दरिया और भी हैं, आपको तो इलेक्शन ही नहीं बादिउल नज़र में जो खबरें आ रही हैं लगने देने जा रहा। दूसरा मुझे ये बताएं, आज एक सरबरा उन्होंने कहा शुएब शाहीन साहब ने कि ये प्रेडिक्शन है, वो कहते हैं इसको छोड़ो माजी की बात करो, उनके नाम आपने क्यों लिखे? क्या अदालतों का ये काम नहीं है जो आज जुल्म हो रहा है उसको रोके, माजी को भी करे? क्या मुझे समझ नहीं आ रही कि एक जजमेंट कुछ होती है, जब ये साहब ने कहा अगले जजमेंट कुछ कर देते हैं और आवाम बेचारी रुसवा हो रही है। बिल्कुल जी, बड़ी अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आज रिमार्क्स आए हैं इसने पूरी कौम के अंदर मायूसी फैलाई है। इसने पूरी कौम के अंदर जो लाकानूनियत से दो चार है इस वक्त, हर तरफ ये जो एक पुलिस स्टेट बनी हुई है, एक जबर का दौर है, जिसको चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसका घर चाहते हैं तोड़ देते हैं, जिसका ये जो आप सवाती आजम सवाती का केस आपके सामने है, ये जो रिसेंटली अभी आपके सामने मुजफ्फरगढ़ से स्टोरी आई है, ये आपके सामने है दस्ती साहब का जो केस है, ये तमाम स्टोरीज और उस्मान डार की वालदा की जो स्टोरी है वो भी आपके सामने है। ये तमाम ऐसे केस हैं जो हमारे मुआशरे उस निज़ाम के मुंह पर तमाचा है। अगर इन वाकयात के ऊपर आपको याद होगा मुख्तारा मई का एक छोटा सा इलाके में एक वाकया हुआ था जिसको हाईलाइट किया गया था और उसको एक मिसाल के तौर पर हर जगह पर कोट किया जाता था।
आज की सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं क्या हो गया है कि वो जो वाकयात हो चुके हैं और इतने बड़े हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर डिस्कस होती है रही है। इमरान रियाज की जो डिसअपेयरेंस है, अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके अंदर उसका जिक्र हुआ है, अमेरिका दुनिया की पार्लियामेंट्स के अंदर आवाज उठाई गई है, जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया में उसकी आवाज उठाई है। इसी तरह अरशद शरीफ शहीद के ऊपर हर तरफ आवाजें उठती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये इंतहाई अफसोसनाक, बेसिकली भट्टी साहब पॉइंट ये है कि अगर आप ऐसी रिमार्क्स देंगे तो लोगों का इस निज़ाम के ऊपर से जो थोड़ा बहुत रह गया ट्रस्ट वो भी खत्म हो जाएगा। और अच्छा, आखिरी सवाल जो रिमार्क बेबसी का की तस्वीर बन गए हैं कि लोगों से पूछ रहे हैं कि बताएं कि वो कौन था। सबको पता है कौन था भाई। अब देखें पंचोता कैसा, मैं एक सवाल, पंचोता साहब आप हैं, मोहतरम हाफिज एहसान साहब हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आपकी हिफाजत करे, या मैं हूँ। इसका मतलब है हमें कोई आज मार देता है तो आगे से रिमार्क्स आएंगे जो आपसे पहले मरे थे, आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? वो यार आज मरने वालों को तो रोक लो। अच्छा नहीं, ये भट्टी साहब एक मैंने बात पूछने की इजाजत दीजिएगा, टाइम कम है। आप साहब आपसे भी, बल्ले का मामला बड़ा वाइटल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बन के हाफिज साहब चले गए, इसकी कोई प्रेसिडेंट है? हाफिज साहब पहले आप और फिर पंजोता साहब आप। जी हाफिज साहब। देखें, एक तो जो आज की प्रोसीडिंग्स का है उसका जो चीफ जस्टिस का ये रिमार्क्स भी आया है कि हमें अक्रॉस द बोर्ड इस इशू को देखना चाहिए और हमें इस इशू को फॉर एवर रिजॉल्व करना चाहिए, और ये बड़ा हेल्दी साइन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि जिसकी तरफ काजी साहब आपने इशारा किया है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो इलेक्शन है, जो इंट्रा पार्टी है, उसको सेक्शन 209 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसका एक जो डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड था 209(3) के नीचे नहीं दिया गया। और उसकी जो हिस्ट्री है उसके अंदर अगर ना जाएं तो वो चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसके अंदर लग जाता है। ये एक कन्फ्रंटेशंस के अंदर जो सिलसिला 2021 के अंदर चला बिटवीन द PTI एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका रिजल्ट्स ये निकला कि आज तक पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह नहीं हुआ जिस तरह PTI के साथ हुआ, और वो इसलिए हुआ कि इनका अपना भी स्टैंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आगे कंसीडिंग था। अभी आप इन्होंने 2 दिसंबर के इलेक्शंस करवाए हैं, इन 2 दिसंबर के इलेक्शंस के आगे इन्हें क्या ज़रूरत थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने जाके कहना कि हमारा इलेक्शन कमिश्नर जो लगा है न्याजुल्लाह न्याजी साहब वो भी ठीक नहीं है, हमारी उमर अयूब की अपॉइंटमेंट भी ठीक नहीं है, और हमारा पहले बंदा जो लगा हुआ है वो भी अभी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। आप मेरे से बेहतर जानते हैं पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम या किसी भी जगह अगर आप जाके खुद ही किसी चीज़ को मान लें और फिर आप उसके बाद ये कहें कि हमें रिलीफ मिले तो उसके चांसेस कम है। और उस सिचुएशंस के अंदर जब आप एक हॉस्टिलिटी एनवायरनमेंट के अंदर इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको लेके आगे चला गया है और ये बिल्कुल इन्हें नहीं जाना चाहिए था। कोई रिव्यू की पार नहीं। आप कल देखिएगा जो फैसला आएगा वो पेशावर हाई कोर्ट आप असूली तौर पर डिसमिस करेगा। असूली तौर पर आप ये कह रहे हैं कि मतलब मॉरली प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग तो बात ठीक है, जिस तरह आपने कहा वतन अजीज का जो मारूज है वो वैसे ही है जैसे आप फरमा रहे हैं, मगर जो है कानूनी तौर पर और मॉरली, मैं आप पंजोता साहब वक्त चूँकि कम है, मैं चाहूँगा ये फरमाएं कि इन द एब्सेंस ऑफ बल्ला हाउ PTI इज़ गोइंग टू फेयर। दूसरा ये कि आपको यकीन रिलीफ आपको बल्ले के हवाले से मिलेगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर अगर तो कोई ऐसा एक्शन होता है वो गैर कानूनी एक्शन होगा। बल्ला निशान और एक पॉलिटिकल पार्टी को इस तरह से डिसॉल्व करने की जो साजिश की जा रही है वो इस तरह मुमकिन ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली आइन के तहत आर्टिकल 17 के तहत बनी है। आर्टिकल 17 के तहत जो रिक्वायरमेंट है उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा और उसके अंदर इस किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी इलेक्शन का जिक्र नहीं है। अब इलेक्शन के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो भी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से ही बाहर निकालना चाहती है, इलेक्टोरल प्रोसेस से जो उसका बुनियादी तरीन हक है उससे ही बाहर निकालती है, तो वो इटसेल्फ जो भी प्रोविजंस हैं 215 है तो वो तमाम जो है वो इलीगल है, अल्टावाइज है। उसको मैं तो अच्छा पंचोता साहब एक आखिरी सवाल आपसे हाफिज साहब से आए हो रही। पंचोता साहब गुजारिश ये है कि हाफिज साहब ने जैसे कहा कि इलेक्शन कमीशन और बज़ाहिर PTI आमने सामने थी, मुझे 18 के इलेक्शन याद है, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब कहती थी ये बाजवा साहब ने कराया, खलाई मखलूक ने कराया, ये धांधली है, और 5 हाई कोर्ट के जज साहबान का नाम लेके कहते थे हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन इन सबसे पावरफुल है? सिर्फ पाकिस्तान में इज्जत उसकी है, बाकी हम सबको मार दे।
साकिब निसार साहब का नाम लेके धमकियां दी गई, उमर अताब बंदयाल साहब का, आसफ सईद खोसे का, और तारीख बताती है 98 में मुझे नहीं याद आ रहा है किस जमात ने सुप्रीम कोर्ट पर फिजिकली हमला किया, चलो वो तो उन्हें माफ है। तो ये एक मुल्क में दो कानून नहीं लग रहे बादी नजर में? देखिए है ही ये दो कवानीन, किसी के लिए कोई कानून है, किसी के लिए ऐसा कानून है कि उनके स्क्रूटनी होती ही नहीं है। इस वक्त आपके सामने है कि वो जो केस है अभी तक पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन वहां पे आरओ ने उनके कागजात नामजदगी जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिए हुए हैं। तो इसी तरह हर चीज के ऊपर ये जो दो चेहरे हैं, मुख्तलिफ चेहरे, एक के लिए बहुत ही सख्त जो कि आम स्टैंडर्ड से भी ऊपर सख्त होता है, और दूसरा ये होता है कि मेरे ख्याल में पंजोता साहब मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की दीवार सामने आ जाती है। हाफिज एहसान साहब ने बहुत ही वजाहत से ये जो डाइकॉटमी है, ये जो और ये रवायत बदलनी चाहिए जिस तरह हम कह रहे हैं, और हमें किसी भी तरफ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, जनाब इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं कि जनाब ये लोड शेडिंग फिर वापस आ रही है और हुकूमतें भी कुछ वापस आ रही हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, ये क्या है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। बट साहब एक सवाल हैं, एक तो एक स्टेबिलिटी पाकिस्तान को डेस्परेटली चाहिए, और एक और जो है मामला भी है कि बार बार एक हल्की सी आवाज़ आ जाती है, मौलाना फजल रहमान साहब फिर कह रहे हैं कि जनाब यार सुना दें क्या फरमा रहे हैं वो। मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मुअख्खर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा। अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली करा सकते। हमारी दरख्वास्त पर गौर तो करें। खुद फरमा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद, 2 सूबों के अमन की सूरत हाल तशवीशनाक है। हल क्या है? मैं दुआ गो रहूंगा। जी बड़ी साहब। भाई साहब, एक तो मौलाना साहब ने हैरत है कि कहा कि धांधली ज़्यादा इलेक्शन हो जाएंगे, तो इस वक्त लाडला कौन है? वो तो सबको प्यारा है। मौलाना साहब के समधी गालबन KPK के गवर्नर है और मुस्लिम लीग नून ने नामजद किया हुआ है। डू यू नो? मेरा ख्याल है मौलाना साहब को किसी ने कान में बताया नहीं कि ये ना करें, क्योंकि आपके समधी गवर्नर है और वो बाकायदा KPK चला रहे हैं। दूसरा, चंद दिन बाद क्या हो जाएगा मुझे बताएं। लेकिन क्या 13 से इससे ज़्यादा बुरे हालात नहीं थे? मौलाना साहब अपने किसी सेक्रेटरी को पूछें कि 13 में कितने ब्लास्ट हो रहे थे, और पाक फौज ने अपनी जानो माल की कुर्बानी दे के अमन किया। 18 के इससे बदतर थे, 13 के उससे भी बदतर थे। मौलाना साहब इनफैक्ट मेरा ख्याल है 13 में भी इलेक्शन हार गए थे, 13 में नहीं तो 18 में अली मीर गंडापुर से इलेक्शन लूज कर गए थे। अब उनका अपना हलका सेफ नहीं रहा। बादियुल नज़र में जितने भी रोका जा रहा है कि सर्वे नहीं करना, वो कहते हैं जी आप दही भल्ले खाएं, आप चाट खाएं, आप समोसे खाएं, लेकिन साफत ना करें टीवी पे। हुक्म उनका तो जनाब सरे खाम है। और कुछ लोग चला रहे हैं चैनल, और सर्वे भी कुछ लोगों पर पाबंदी है। मैं मौलाना साहब से एक सवाल करता हूँ, चंद दिन बाद क्या गारंटी है कि सब ठीक हो जाएगा? गारंटी तो किसी दिन की भी कोई नहीं होती, लेकिन जिंदगी के काम चलते हैं बड़ी साहब। नहीं, क्या मौलाना साहब मुझे लग रहा है कि बगैर इलेक्शन के ही इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, जैसे कि आजकल इनके पास इक़्तिदार है। काई साहब ये किसके कहने पे कह रहे हैं, आपको पता है? 2013 का जो अब इलेक्शन आया है, सर्वे हमें देना मना है, लेकिन किसी एक जमात के हक में दे दो वो जायज़ है। अगर न्यूट्रल सर्वे देना मना है, खैर वो तो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त है। तो गुजारिश ये है कि मौलाना साहब इलेक्शन होने दें, लेकिन उस पर जो पकड़ दकड़ हो रही है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जो कागजात छीने जा रहे हैं, जो कागजात रिजेक्ट किए जा रहे हैं, भाई आपके लिए तो ग्राउंड भी खाली है, एम्पायर भी आपके साथ खड़ा है, आपको किस बात की परवाह है? कुछ और भी है मुझे आपको सुनवाना जनाब ख्वाजा आसफ साहब। लेकिन भट्टी साहब मैं आज आपसे ज़रा थोड़ा सा हट के सवाल इसी हवाले से करना चाहता हूँ। मैंने एक गल दसो, ये मैशियत का चैलेंज किसको है? ये जो पॉलिटिकल खानवादे हैं जिनकी हर दारुल खिलाफे में प्रॉपर्टी है, कोई इनको खुदा न खास्ता बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं ये, या रोटी के लाले पड़ गए हैं? काजी साहब जिस नहीं, मुझे एक सवाल पहले करने दे। मुल्क बड़े नाजुक सूरत से गुजर रहा है, और आपका तल्लुक क्या मुल्क के साथ? ऐसा कैसा मैं जिस किस्म की दौलत के पहाड़ पे आप बैठे हुए हैं। मौशी चैलेंज जो कह रहा हूँ, जिस मुल्क में वजीर आजम का कामा हो, वो उधर से जहां मर्जी मनी लॉन्ड्रिंग करा ले, वजीर का हो,
उनकी माशी सूरत हाल तो आम शहरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख्वाजा साहब की प्रॉपर्टी पूछे कितनी है, इनके लिए माशी चैलेंज किया। हाँ, माशी चैलेंज आप कहते हैं तो 2022 में आपने बनाया हुकूमत ली, इस 2022 में आपने अप्रैल में हुकूमत ली, 100 गुना ज्यादा महंगाई तो आपकी, माशी बहरान की तो वजूहात ही आप है। आप तो ऐसे इतने बड़े काबिल एहतराम काबिल इज्जत लीडर है कि अपने मुखालिफ कैंडिडेट को भी गैब हो गया, वो उसकी मां के भी कागजात रिजेक्ट, उसकी बीवी के भी रिजेक्ट। इससे अदम इस्तेकाम आएगा, ना इंसाफी से अदम इस्तेकाम आता है, जुल्म से अदम इस्तेकाम आता है। याद रख लें, शर से खैर नहीं होती। आजा साहब, आपने तो कमाल कर दिया है। जो उस्मान डार की वालदा के बयान सुने काजी साहब, अदम इस्तेकाम आएगा, वजाहत दी है उनका भी मेरा कुछ लेना देना नहीं। यार उनका कहना तो सब कहना है, वो तो आसद जरदारी साहब बिलावल कहते हैं चारों सूबों में हमारी हुकूमत होगी और वफाक में भी उनकी भी मान जाए, फिर ये वज़ारत-ए-उज़्मा की रेस से क्यों लाड़ले बने। मैंने एक और शॉर्ट भी सुना। कैसा ख्वाजा साहब से एक सवाल करे, ख्वाजा साहब ये जो पकड़ दकड़ हो रही है, जो कागजात एक पार्टी के रिजेक्ट हो रहे हैं, इससे अदम इस्तेकाम नहीं आएगा। काजी साहब, दूध के गिलास में एक गंदगी की चीट गिर जाए तो वो नहीं पिया जाता। तो जो 90% इलेक्शन 80% बादी नजर मुबैना तौर पे धांधली ज़्यादा होने जा रहे हैं, उसको कैसे लोग मानेंगे? अगर तो मैं उसमें वजीर आजम बनने जा रहा हूं तो फिर वो ठीक है। इधर चलते हैं आगे। अच्छा, फिर आपका मतलब है धांधली इनके लिए हो तो ठीक है? नहीं, मैं अपनी बात करूं, उनका नहीं मुझे पता। मेरे हक में धांधली कर दो तो मुझे कबूल है। ये जरा सुनिएगा भट्टी साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, नून लीग के सेनेटर हैं। The mass rejection of papers of the PTI candidates is detrimental to democracy. It will weaken the federation. काजी साहब कहते हैं जी कि ये नुकसान डेमोक्रेसी के लिए बहुत नुकसानदेह, जो मैच अपने रिजेक्शन कर रहे हैं। मैं तशरीह करता हूँ, डेमोक्रेसी के लिए जहर है, डेमोक्रेसी का खात्मा, जमहूरियत दुश्मनी है। एक आदमी का रिजेक्ट हुआ, उसके ने असले का लाइसेंस की कापी नहीं लगाई, तो मैं बेशुमार जानता हूँ जिनके पास 50-50 असले, किसी ने कापी नहीं कराई, मैंने कागज चेक किए हैं। और यार इतनी अंधेर नगरी सुबह की रोशनी में, ओ यार खुदा का खौफ करो, 23 चले गए, 24 में भी आप जुल्म का तसलसल को जारी रख रहे हो। काजी साहब मुझे बताएं ना, अब मुशाहिद हुसैन साहिब इल्म है, उनकी राय हमेशा मोतबर होती है। याद रख लें, जिस तरीके से आप इस वक्त मुल्क को चला रहे हैं, चाहे कोई भी जमात हो, इसका निशाना मुझे एक जमात से नहीं है, आप इस्तेकाम की तरफ नहीं जा रहे। इस्तेकाम के लिए आपको तो इंसाफ चुनना होगा और यकीनी इंसाफ बनाना होगा सबके लिए, ठीक है। वरना काजी साहब जहर का बीज बो रहे हैं भट्टी साहब, तो याद रख रहे हैं खजूर का दरख्त नहीं होना। एक साफी के तौर पे आपका यहाँ मुंह रोकने में, आपकी बात को रोकने में मैं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कल मैं वो रास्ता भी खोल रहा हूँ कि कोई मेरे मुंह भी नहीं तो हो रहा है। तो ये जरा हमजा शहबाज साहब को सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस तजवीज पर आप मोहर सब्त करें कि हम एक 10 साला मुआशी मंसूबा इस मुल्क में मुतारिफ कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, जिसमें खुशहाली हमारी मंजिल होगा। उस मंसूबे को 10 साल तक तमाम सियासी जमातें आईनी तहफ़्फ़ुज़ दें, ताकि इस मुल्क की मुआशी जड़ें मजबूत हो सके और ये मुल्क जो है कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन सके इंशाअल्लाह ताला। तो भट्टी साहब अगर इस तरह क्यों ना करें, मैं 10 साल मनसूबा तो नजर आ गया, हाय हाय हाय, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अच्छा भट्टी साहब, नहीं तो इस तरह ना कर दें कि एक तो ले आइए जनाब हफीज़ शेख साहब, नाल इसहाक डार साहब को ले आते हैं, फिर मिफ्ता इस्माइल साहब को ले आते हैं, हु इन फैक्ट इस डिजास्टर तक इस को लेके आए। काजी साहब यार अपना रिकॉर्ड तो देखो, अर्जी है 10 साल मनसूबे की, 10 महीने का पता नहीं है, किसी वजह से कर रहे हैं, यकीन दहानी है इनको, ये गलत नहीं कर रहे। अच्छा माशी कह रहे हैं स्टेबिलिटी, क्या हमजा साहब को पता है गुर्बत क्या होती है? बिजली का बिल 200 रुपये ज़्यादा आ जाए तो क्या होता है, पेट्रोल 5 रुपये बढ़ जाए तो क्या होता है? हाँ। इनकी इकॉनमी तबाह हुई कहाँ है? आज कैसा नहीं, 10 साल मनसूबे का। अब भाई 10 पिछले 40 सालों से आप इक़्तिदार में हो, इकॉनमी को कितना आपने सेट किया? 16 माह आप रहे, आपने इकॉनमी को क्या किया? माशी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हो। साहब मैं ये कहता हूँ
कोई अपना टेन्योर तो पूरा कर नहीं सके तुम, ये तुम्हारी पॉलिटिकल वर्क थी किसी भी प्राइम मिनिस्टर। और कादी साहब 10 साल को सोचे बस। मैं आपको इसके पीछे खबर के पीछे खबर है, लेकिन साफत खबर ये है ना कि 10 साल की मांग रहे हैं, और क्या यही है ना? नहीं, हाँ 10 साल कौन देता है? आवाम तो इनके साथ नहीं है। बस ठीक है, फिर खवास दे देने के। अच्छा भट्टी साहब, मेरा एक और सवाल है, आज आप ठंडे पानी से क्यों ना आए हैं? बिजली नहीं सुबह से आज 10 दफा गई है। नहीं कादी साहब अच्छा जी, लोड शेडिंग शुरू हो गई। और भट्टी साहब अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब, बहरहाल मैं उनकी बातों की तारीफ करता हूँ, उन्होंने एक बात बहुत पहले बता दी थी मुझे, जब वो खुद वजीर बराए पानी और बिजली थे, कि बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट रॉबरी हो रही है, दिन दहाड़े डाका हो रहा है। इस डाके की वजह से, और इसकी वजह क्या भट्टी साहब, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि ये जो मुल्की खजाने को नचोड़ कर हम जो इसका खसारा 2022 में 169% ऊपर चला गया था। खसारा कितना गया? 169% ऊपर चला गया। और ये गुज़श्ता माली साल में ये 320.778 अरब रुपए था, जो कि पिछले साल की निस्बत 119.3 अरब रुपए ज़्यादा था। ये वो चोरी के और डकैती के, जिसे आप कहते हैं ब्लैक होल हैं, जिसे बढ़ते बढ़ते रियासत पैदल होगी। कादी साहब, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे मुल्क फिर दोबारा दिवालिया के करीब है, ना आपके पास पेट्रोल लेने के पैसे हैं, आपकी एक्सपोर्ट ना होने के बराबर रह गई है, आपकी एलीट कैप्चर जो क्लास है वो टैक्स देती नहीं, आप सारा वजन आम शहरियों पे डालते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो कुछ लोग दानिस्ता या गैर दानिस्ता इस तबाही के जिम्मेदार हैं, जो हमें माशियत का रोजाना सबक चलाते हैं ना, उनकी इकानमी तो 1000 गुना बढ़ गई है। काकड़ साहब देखो ना, काकड़ साहब इतने इख्तियारात आपके आप ख्वाजा आसफ को और एक पार महमूद बूढ़ी रहने वाले को एक कैसे तोल रहे हैं? ये यहाँ पे अभी अल्लाह ना करे ट्रिप होने के हो, लेकिन बात काकड़ साहब, आज आपने तलब इल्म से जो खूबसूरत बातें की, आपके दानिश के मोती हमने देखे, आपसे एक सब ये बताए शॉर्टफॉल जितना गर्मियों में होता है इसी नहीं चल रहे, क्यों आ रहा है? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, शॉर्टफॉल नहीं आ रहा, बात ये पैसे नहीं है जो आपने वायदे कर रखे हैं, इनपुट आपने देना है। जिस चीज से बिजली बननी है, वो जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने नहीं देना, मैंने देना है। और आप एक और भी बात बताऊं, मुझे अपना हमारा ब्यूरो चीफ बता रहे थे इस्लामाबाद के, कि जो अब बंद होने थे और उनमें दोबारा दिहाड़ी की कोशिश हो रही है, जो जिनके मुआहदे खत्म होने वाले हैं उनको दोबारा नया टीका लगाने की कोशिश की जा रही है। कायद साहब एक बताएं, नहायत काबिल एहतराम निगरान वजीरे, ये वायदे क्यों नहीं खोलते? नहीं, ये इतने आजकल गुस्से में क्यों है, मुझे समझ नहीं आती, बहुत ज्यादा गुस्से में है। वतन के लिए तड़प, मेरी एक आधी मुलाकात है, बड़े भले आदमी है, प्यारे आदमी है, आपको बड़े एहतराम करते हैं, मगर मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म वो एक मुसाफिर और रास्ते में खड़े, आपका काम है इलेक्शन कराओ, घर जाओ। नहीं देखो, आप तो सारी डेवलपमेंट निगरान कर रहे हैं पंजाब में, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। नहीं कह रहा हूं, वो उनका काम आइन में या जो भी बनाया है 90 दिन में साफ शफाफ इलेक्शन है, उस पे आप बात नहीं कर रहे। कभी कह रहे हो पीआईए बेच दो, रेलवे बेच दो, फलां बेच दो, तुमने सवाल क्यों किया, तूने क्यों किया, मुझे पता है तुम कहां से बोल रहे हो। से बिलावल कह रहे हैं का जवाब दो। वो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं ये बेचना नहीं चाहते, खुद खरीदना चाहते हैं। बात समझिए, ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, मगर बात ये है कि आप बहुत खूबसूरत बातें की और जरूरतमंद है आदमी, आप चीफ एग्जीक्यूटिव तो हैं इस मुल्क के, जरा हबको से लेके 93 से लेके ये मुआहदे तो बाहर निकालें, एक आसान कर जाए इस कौम पे। आप मिडिल क्लास के आदमी हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये खोलें तो आपको पता चल जाएगा ये मुल्क जो है ये अंदर से खोखला कैसे हुआ और किसने किया। आप जैसे साहिब इल्म या मेरे जैसा, आप ज़ियाउल हक या मुशर्रफ के मार्शाल्लाह के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वो 3 महीने का कह के आते थे, मार्शाल्लाह लगाना भी गलत, और 9 साल 11 साल इस हुकूमत को भी साल हो गया, तो इसमें तो आपकी ज़बान पे ताले लगे हुए हैं। आपका भी सिलेक्टेड इंसाफ है, आपका भी सिलेक्टेड इंसाफ है। ये तो 3 माह से एक दिन ऊपर नहीं रह सकते। किस कैपेसिटी में ये बैठे हैं, पहले ये मुझे बताएं। अच्छा, आज मुझे अभी थोड़ी सी मेरा कंट्रोल रूम बता रहा है कि ज़ियाउल हक साहब के बारे में कोई रिमार्क्स ज़रा सख्त ये हमारे फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने, तो पूरी ट्रांसमिशन शुरू होगी यार। ज़िया साहब बड़े अभी भी बड़े पॉपुलर हैं, जाहिर है उनके लगाए हुए पौधे तो मौजूद हैं भट्टी साहब, क्या ख्याल है आपका? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। अच्छा, बहरहाल नहीं, कमेंट तो हमें करने हैं भट्टी साहब। और सवाल ये है कि सर्दियों में लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है, एक डिज़ास्टर आपने लाहौर को बना दिया है। मैं तो खुदा की कसम भट्टी साहब, आज मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में लाहौर पे लोगों ने, शायरों ने नज़में लिखी थी, मेरा दिल लाहौर में दफन करना, जिलानी कामरान की। अब ये है कि इस लाहौर से
जूते सर पे रख के भागने को दिल करता है कि सांस मुझसे नहीं यानी यकीन करें जितना गंदा इस शहर का। साहब ये हाउसिंग सोसाइटियों में किसने हाउसिंग सोसाइटी में दिहाड़ियां लगा के ये कब्जा ग्रुपों के हवाले की टाउन प्लानिंग तो हुआ ये कि 90% पंजाब को आपने कब्जा ग्रुप को दे दिया है। आप साइकिल पे हलाल के तरीके से कमाएं, खरबपति कैसे बन गए काजी साहब? जो दिहाड़ियां लगाई जा रही लेकिन ये मेरी आवाज साफ कौन करेगा? ये नहीं, जो आपकी आलूदा कर रहे हैं वो बेवकूफ है, साफ करें। उन आपकी हवा आलूदा करने के तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। मुझे एक अहम तरीन शख्सियत थी मुल्क की, उन्होंने इसहाक डार साहब के बारे में कहा, उन्होंने कहा मेरे पास एक इन्वेस्टर आया इंटरनेशनल, उसने कहा जी फलां बंदा कहता है मुझे रकम लगाओ, काजी साहब कमीशन दे दो तो यहाँ मुल्क चला लो। अच्छा बट्टी साहब मैंने ये भी सुना है कि वो अपना कोई मुझे बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है कोई फैसलाबाद की, वो कह रहे हैं जी इलेक्शन क्रेडिबल होते नहीं है। वाई आर इंडस्ट्री, यार ये नीचे करना ज़रा, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो इलेक्शन से भाग रहे हैं जो कि एक सियासी फैमिलियां हैं। तो मेरे ख्याल में इस तासर को दूर कर देना चाहिए। अभी तो इलेक्शन में बड़े दिन हैं, इसकी शफाफियत को यकीनी बनाने के बाद ताकि सब लोग इसमें एतमाद से जा सकें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, जिस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं, जिस किस्म के जो ज़मीनी हकायक नज़र आ रहे हैं, इससे बेहतर है मुल्क का 70 अरब रुपया ज़ाया ना किया जाए। इलेक्शन कराने हैं तो शफाफ है, उसी से सियासी इस्तेकाम आएगा, उसी से जमहूरियत मजबूत होगी, ऐसा उसी से अदारों पर एतमाद बहाल होगा। कोई ऐसा मोड़ आ जाए कि जिससे हम ये तल्ख माजी ये सारी बातें भूल सकें। और इस हवा का क्या करूं, मैं तो खुद परेशान हूँ क्योंकि 2 दिन से बड़ी साहब अब मुझे बोला भी नहीं जा रहा सिर्फ इसकी वजह से। और डॉक्टरों ने कहा कि कल तक बोला ना, परसों प्रोग्राम करके 2 दिन रखे कि हिजरत कर जाएं तो गला ठीक हो जाएगा। तो ये बना दिया इस लाहौर को। जो बट्टी साहब ने बात की बड़ी मीनिंगफुल है, और वो ये कि ये जो आपने धड़ाधड़ हाउसिंग बगैर किसी टाउन प्लानिंग के, बगैर किसी चीज़ के ये दिया, गाड़ियाँ, और फिर 2 नंबर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी इतना बड़ा खड़ा कर दिया, ये ट्रेन का ड्रामा, इसके हम अंडरग्राउंड जा सकते थे और अपने बच्चों को साफ़ हवा नहीं दे सके। एक सादे साफ़ पानी का गिलास 60-65% लोगों को हम नहीं दे पाते, और अब करोड़ों लोगों को हम गंदी सांस भी दे रहे हैं। तो इसका कोई हल तो होगा, कभी इसके बारे में भी सोचें। आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।